जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण से महत्वपूर्ण कुछ हम लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में लिया गया सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो इसमें प्रश्न लिया गया है वह रेलवे, एएलपी, टेक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ आदि सभी रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा जिन परीक्षाओं में जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह हमारा आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 30 प्रश्न को हल कर चुके हैं। और दोस्तों, वो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है हम लोगों का, वह एक बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि बेसिक फाउंडेशन लेवल का है। यानी कि उसमें हर एक चीज़ बेसिक से बताया गया। अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ, लिटमस उटमस, ये सब जितने भी होते हैं, पीएच स्केल, हर एक चीज़ उसमें विधिवत तरीके से समझाया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं, फिर आप यह देख सकते हैं, या यह देखने के बाद भी वह वीडियो आप देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपस्थित है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। यानी कि अगर आप अम्ल को चखेंगे तो अम्ल का स्वाद कैसा होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। और दोस्तों, जो कड़वा होता है वो हमारा क्षार होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि क्षार का स्वाद कैसा होता है तो कड़वा। अगर आपको पूछे कि लवण का स्वाद कैसा होता है तो लवण का स्वाद ये नमकीन टाइप का होता है, ल व र। ठीक, तो इससे आपका 3 क्वेश्चन हल होता है कि पहला तो था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो आपका खट्टा होता है। ठीक, फिर है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है तो भाई कड़वा होता है, और लवण का स्वाद कैसा होता है तो नमकीन टाइप का होता है। तो पहला प्रश्न हमारा हल हुआ। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षार है। यानी कि निम्न में से, इसमें दिया गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया आपको, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक प्रकार का क्षार है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, यह भी एक प्रकार का अम्ल है। और CH3COOH, यह भी एक प्रकार का अम्ल ही है। जो आपका क्षार देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में NaOH। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रबल क्षार, यानी कि ये क्षार है NaOH, किस प्रकार का क्षार है, कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है, तो NaOH जो है एक प्रकार का कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। NaOH क्षार तो है लेकिन कैसा क्षार है, प्रबल। यानी कि इसमें सबसे, अगर इसको पानी में आप घोलेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देगा। इस बात को, इस चीज़ को विधिवत तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से पार्ट 1 में बताया गया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक ना। तो हम लोग बात करने वाले थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पर। तो देखिए, HCl से कई परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा HCl के बारे में। कई बार पूछता है कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कई बार पूछ देता है कि वो कौन सा अम्ल है जो पत्ती यानी कि ब्लेड को गला देता है, तो वह है HCl। 2 प्रश्न ऐसे हुआ। और पूछा जाता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, ये तो अभी पढ़े हैं। और ये इसका जो pH मान होता है वो 1 से 2 के करीब में होता है। और यह हमारे पेट में क्या कार्य करता है, तो दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने और भोजन को सड़ने से यह हमको संरक्षित करता है। तो यह HCl से कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न यह है कि पीएच स्केल दोस्तों है, यहाँ पर पीएच आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पीएच। ठीक, तो यह है कि पीएच स्केल का मान कितने तक होता है, यानी कि पीएच स्केल किसको कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए, जैसे कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल क्षार है, इसको मापने के लिए कुछ चाहिए ना हमको। तो उसी मापन को जिस चीज़ से, जिस वस्तु से, जिस गणना से मापा जाता है, उसी गणना, उसी वस्तु, उसी यंत्र को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल में देख लीजिए कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, पीएच स्केल जो होता है वो कुछ होता नहीं, नंबर होता है और उसमें रंग होते हैं। देखिए, 0 से लेके आपका 7 तक, 7 से लेके आपका
14 तक उसमें अंक रहते हैं, यानी कि 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होते हैं। अब इसमें आप बात समझिए, जो 0 से लेके 7 के बीच होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच जो होता है वह होता है अम्ल। अब जो 7 होता है वह होता है उदासीन, और 7 से लेकर 14 के बीच जो होता है वह होता है क्षार। यही एक प्रकार का पीएच स्केल है। फिर से समझिए, पीएच स्केल कुछ नहीं है, 0 से लेकर 14 तक जिसमें उपस्थित अंक होते हैं वो पीएच स्केल होता है। अब 0 से 7 के बीच जितने भी आते हैं वो अम्ल होते हैं, 7 से 14 के बीच जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और देखिए 0 से लेके 2 तक जितने भी आते हैं वो प्रबल क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और 12 से लेके 14 तक जितने होते आते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्षार बोलिए, अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं, प्रबल। तो इसको याद रखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछ देता है कि प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है, दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होता है, ऐसे पूछ देता है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कि पीएच स्केल का मान कितने तक होता है, तो 0 से लेके 14 तक होता है। इसके बारे में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हालांकि अब तक बस इतना याद रखिए कि आपका 0 से 2 तक क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और 12 से 14 क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। और यहाँ पर वैसे ही 2 कर लीजिए दुर्बल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिए दुर्बल हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला हमारा प्रश्न यह है कि देखिए, अगला है हमारा कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि नींबू आप लोग खाते हैं, खट्टा लगता है, वो उसका स्वाद है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में जो है आपका साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी के अनुसार साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल को हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा नींबू में ही ये केवल नहीं अम्ल पाया जाता है, आपको पूछ दे संतरा में भी क्या होता है, यही अम्ल पाया जाता है। यानी कि नींबू और संतरा दोनों में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। यानी कि जब आपस में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, और जब प्रभाव को नष्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपका लवण और जल बनता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और जो यह अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण, आप याद रखिएगा। जो अभिक्रिया होता है यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, और यह जो अभिक्रिया है वह एक प्रकार का उदासीनी अभिक्रिया, उसको नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो अगला हमारा प्रश्न है कि लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है किस पदार्थ में। यानी कि लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि लिटमस पत्र का किस चीज से क्रिया कराएंगे कि वह नीला रहेगा और लाल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, वो ट्रिक है अनील। ठीक, आप याद रखिए अनील। अ से होता है अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो देखिए अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, अम्ल नीला को लाल करेगा, अम्ल नीला को लाल करेगा। तो नीले से लाल होता है, नीला से लाल होता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में उपस्थित है। यानी कि लिटमस पत्र जो है आपका है वह नीले से लाल करेगा, वह किस में होगा, अम्ल में होगा। और दोस्तों यही पूछ दे इसका उल्टा, लाल से नीला, तो वो किस में हो जाएगा, आपका क्षार में हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है नीला से लाल तो अम्ल में होगा। यह आपको कंठस्थ हो गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि H2SO4 का पूरा नाम क्या है। यानी कि H2SO4 का अभी हम बताए थे कि H2SO4 क्या है। तो दोस्तों H2SO4 का नाम जो होता है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। तो H2SO को पूरा नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला हमारा प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, OH। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में दिख रहे होंगे, NaOH। सोडियम का सूत्र Na और हाइड्रोक्साइड का OH,
तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिला कर क्या होगा, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला है हमारा उदासीनिक अभिकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं। इसको आप लोग इतना आशा तो है कि आप इसको लगा लेंगे, क्योंकि अभी हम बताएं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो दोस्तों जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसको ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, याद रखिएगा, लवण और जल बनाते हैं, जो कि हम लोग आगे ही प्रश्न में पढ़े हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पीएच स्केल पढ़े थे 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक। यह जो होता है उदासीन होता है, इतना तो आप जानते हैं। तो शुद्ध जल जो होता है, जो हम लोग सेवन करते हैं जल का, उस जल जो होता है, वो जल जो होता है वो उदासीन ही होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जब जल उदासीन है और उदासीन का पीएच मान 7 है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और शुद्ध जल एक प्रकार का उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। अगर अम्ल होता तो 7 से नीचे भाई कुछ भी हो सकता है, 7 से नीचे का बात है। तो 7 से नीचे आपका 6.4, 6.5, 2, 3 ऐसा हो सकता है। अगर ऊपर पूछा क्षार का, तो क्षार का 7.4 ऐसे ऐसे करके 14 तक हो सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि आप दही रोज खाते हैं या आप दही कभी ना कहीं खाए होंगे, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं कि नींबू में किस प्रकार कौन अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो टार्टेरिक है यह इमली में पाया जाता है, और एसिटिक जो है वो आपका सिरका में पाया जाता है। तो बचा कौन सा आपका, लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाएगा, दही में। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, या अभी हम पढ़े हैं साइट्रिक और सिट्रिक नींबू और संतरा में। टार्टरिक अम्ल इमली में और अंगूर में, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एक अम्ल कई कई चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो नींबू और संतरा साइट्रिक, इमली टार्टरिक, और अंगूर भी टार्टरिक, और एसिटिक जो अम्ल है आपका सिरका में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा सभी प्रश्नों को, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि साबुन का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है। ये नहीं बताना है कि साबुन का प्रकृति सफ़ेद होता है, वो उसका रंग होता है सफ़ेद, लाल, पीला, जैसा भी होते हैं वो उनका रंग होता है। ये उसका गुण पूछा है, प्रकृति पूछा है। तो दोस्तों साबुन का प्रकृति, जैसे कि आप कभी ना कभी स्नान करते होंगे तो साबुन आपके आंखों में लगने लगता है, तो आंखों में लगता है, यानी कि इसका प्रकृति अम्ल या क्षार होना चाहिए। यानी कि जो साबुन होता है उसका प्रकृति दोस्तों आप लोगों का क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग अम्ल से नहा सकते नहीं ना, अम्ल से स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोगों का गंदगी होता है, जो हम लोग को शरीर के पर गंदगी बैठता है, वो एक प्रकार का अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, और उल्टा आप अम्ल से नहाइएगा, अम्ल से स्नान करिएगा, तो अम्ल और प्रबल अम्ल बनाएंगे। तो अम्ल हमारे शरीर पर जो गंदगी होता है वो अम्ल होता है, उसको मिटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षार का सेवन करेंगे। तो वही जब हम लोग साबुन लगाते हैं तो गंदगी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। अब यहीं पर आपको पूछ दे कि शैम्पू की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, शैम्पू का है या आपका साबुन का है, दोनों तो भाई एक ही बात है ना। शैम्पू और साबुन दोनों से हम लोग नहाने स्नान करने का ही कार्य में लेते हैं इन सभी को। तो शैम्पू का है, साबुन का है, कुछ भी का है, उसका प्रकृति आपका क्षारीय होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए पीएच 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग 0 से 7 तक और 7 से 14 तक होता है। तो हमको 14 ये लेना नहीं है, 7 से कम लेना है, तो हम लोग इसमें ही रहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं 0 से लेके 7 के बीच, ठीक ना, यहाँ तक आप समझिए। तो पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है, यानी कि 7 से कम यानी कि 6 कुछ होगा, यही होगा ना। 7 से कम यानी कि भाई यही होगा ना, यानी कि 7 से अगर कम होगा तो यह एक प्रकार का क्या होगा, अम्लीय, ठीक ना। यानी कि पीएच मान 7 से कम होगा तो
अम्लीय, अगर 0 से अधिक होगा फिर भी अम्लीय, अगर 7 से अधिक होगा तब क्षारीय। याद रखिए, 0 से अधिक अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय, 14 से कम क्षारीय। इसको आप ध्यान रखिए। तो पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होता है, ठीक ना। और दोस्तों आप लोग हमारे साथ ही साथ जिसको जो प्रश्न आ रहा है वो कमेंट जरूर करें, और लास्ट में दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि नमक का उदाहरण क्या होता है, नमक का उदाहरण कौन सा है, यानी कि इनमें 4 ऑप्शन में दिया गया, वही पूछा है कि नमक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं रोजमर्रा का जीवन में यूज करते हैं, तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, COMMENT, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइए कि नमक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यह है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि बेकिंग सोडा वही सोडा का बात कर रहा है जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा दोनों एक ही है। और दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, एक बेकिंग सोडा होता है और एक धामन सोडा होता है, जो हम लोग सरफ वरफ में यूज करते हैं। सरफ सोडा जो कहते हैं ना, सरफ सोडा, साबुन सोडा, वही होता है सोडा। यानी कि एक बेकिंग सोडा होता है और एक धामन सोडा होता है। तो धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। यह दोस्तों आप इसको याद रखिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यह जो होता है वो काफ़ी मतलब गलती होता है, काफ़ी क्या होता है, काफ़ी मिस हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, कि इन दोनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसका वो लिखा जाता है, उसका वो ऑप्शन मारा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किसका क्या होगा, ठीक। तो अगला हमारा प्रश्न है कि HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यानी कि HCl और NaOH की अभिक्रिया के उपरांत स्वरूप क्या बनेगा। तो दोस्तों HCl जो है वह एक प्रकार का अम्ल है और NaOH जो है वह एक प्रकार का क्षार है। और यहाँ पर यह भी याद रखिए कि HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है और NaOH भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है। अब दोस्तों देखिए ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेंगे, देखिए एक है HCl और एक है NaOH, ठीक। तो दोस्तों जो Cl है, Cl Na से क्रिया करेगा, तो जब Cl Na से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। और जो H है वो आपका OH से क्रिया करेगा, तो जब OH से क्रिया करेगा तो एक O है और 2 H है, यानी कि H2O बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, NaCl प्लस H2O। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है NaCl H2O, यानी कि NaCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल, यानी कि नमक और जल बनाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि टमाटर में आपको कौन सा अम्ल देखने को मिलता है। तो दोस्तों टमाटर में जो है आपका ऑप्शन नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नींबू और संतरा, और मैलिक अम्ल होता है और टार्टरिक होता है। टार्टरिक जो होता है इमली और आपका अंगूर। और दोस्तों जो मैलिक अम्ल होता है वो अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है हमारा कि pH 14 वाला पदार्थ क्या दर्शाता है, यानी कि जिसका pH मान 14 होता है वो पदार्थ क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं 0 से लेके 7 तक, 7 के बीच अम्ल, 7 उदासीन और 7 से लेके 14 के बीच क्या होता है, क्षार होता है। तो जिसका pH मान 14 हुआ किस प्रकार का है, कौन सा प्रकृति का है, तो क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्षार। लेकिन क्षार किस प्रकार का क्षार होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि 14 है तो प्रबल क्षार है भाई। अगर इधर 0 है, 0 या 2 है तो प्रबल अम्ल है। अब 12 से 14 जो है वो प्रबल क्षार है। आप इसको ध्यान रखिए, चाहे इसको आप समझ लीजिए, अभी आप इसको समझ लीजिए। देखिए 0 से 7, 7 से 14, अब यहाँ पर आपको दिखने को देगा 12, 12 और 14 जो होगा प्रबल, क्या है आपका क्षार है। यहाँ पे आपको दिखेगा 2, 0 से 2 प्रबल, क्या होगा अम्ल, यानी कि इधर नजदीक में 2 के अंतर में प्रबल, इधर भी प्रबल, इधर भी प्रबल, 2 के अंतर में।
और सेम यहाँ भी चलेगा, इधर भी 6 से लेके 6 और 7 के बीच में दुर्बल, और 7 से लेके 8 के बीच में दुर्बल। तो इसको आप लोग याद रखिए, 0 से 2 के बीच में प्रबल अम्ल, 6 और 7 के बीच में क्या होगा, दुर्बल अम्ल, और 7 से 8 के बीच में दुर्बल क्षार, और 12 से 14 के बीच में प्रबल क्षार। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है धोने का सोडा, यानी कि धोने का सोडा का अर्थ क्या है हमारा, धामन सोडा। तो दोस्तों धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी हम बताए थे कि धामन सोडा, देखिए खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 होता है, और धामन सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, जो कि धामन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने वाले सोडा को यानी कि बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि फिनाइलफ्थैलीन क्षार में क्या रंग देता है, यानी कि फिनाइलफ्थैलीन का अगर आप क्षार से क्रिया कराइएगा तो वो कौन सा रंग देगा। तो दोस्तों फिनाइलफ्थैलीन का अगर आप क्षार से क्रिया कराइएगा तो आप वो गुलाबी रंग देता है। और आप यहाँ जानकारी ले लीजिए कि फिनाइलफ्थैलीन यानी कि जो सूचक होते हैं, फिनाइलफ्थैलीन एक प्रकार का सूचक है। सूचक उसको कहते हैं जो अम्ल और क्षार का पहचान देता है। तो फिनाइलफ्थैलीन एक सूचक है, लेकिन यह जो है मानव निर्मित यानी कि संश्लेषी सूचक है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषी सूचक। तो फिनाइलफ्थैलीन जो है वो आपका संश्लेषी सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। और जो आपका लिटमस होता है, आपको लिटमस जो होता है वो आपका प्राकृतिक सूचक होता है, जो लिचेन थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे से लिचेन से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अगला हमारा है अम्ल वर्षा का क्या कारण है, यानी कि जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि कई बार आपको किताबों में पढ़ने को मिलता है कि ताजमहल जो कि संगमरमर से बना है, तो ताजमहल का रंग अब फीका पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण होने के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। तो फीका पड़ रहा है तो ऐसा आखिर नॉर्मल वर्षा और अम्लीय वर्षा में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल वर्षा में वही दोस्तों शुद्ध जल होता है, और अम्लीय वर्षा में SO2 और N2O होता है। यानी कि अम्लीय वर्षा होने का कारण SO2 और NO2 होता है, यानी कि वर्षा में यह चीज जाके बादल में घुल जाता है, बादल संघनित होता है, वर्षा होता है, तो उसी में यह NO2 और SO4 मिला रहता है, जो कि धरती पर आता है। और अन्य जैसा कि जानते हैं कि अम्ल हर एक चीज को नुकसान पहुंचाता है, तो धरती पर आएगा, कई चीजों पर पड़ेगा, जिससे वो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। एक बार नहीं पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, या CaOH का मतलब CaOH का ट्वाइज कहते हैं, होल ट्वाइज कहते हैं, या CaOH पर 2 घात। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ये आपको पता होगा पहले से ही, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे सिरका जो होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अगला है हमारा कि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी कि अगर क्षार का आप धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अम्ल हो या क्षार हो, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक ही चीज बनाते हैं, वो है आपका हाइड्रोजन गैस। यानी कि क्षार आपका धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। अम्ल आपका धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। और दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है, तो इसका एकदम पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण ढंग से एक्सप्लेन किया गया है इसका पहला पार्ट में। आप जाके वो वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, अम्ल, क्षार और धातु अधातु, गैस निकलना, अभिक्रिया, अनेक चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा लवण है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो दोस्तों सोडियम कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और
हमारे चैनल से या आपको कुछ सुझाव, किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो तो आप ज़रूर दीजिए। कमेंट ना करिए, लाइक ना करिए, सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन सुझाव हो तो सुझाव आप अवश्य दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न करने वाले थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो अच्छा रहता है पढ़ने में भी और बताने में भी। तो आप ये 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसके और अगले वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को हल करेंगे, जो कि आपका 26 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।